जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज के सेशन में यूपीएसआई एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लगभग 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस को देखेंगे। यानी कि सबसे पहले हिंदी के 40 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। जैसे इस बार आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे वैसे 40 क्वेश्चन। उसके बाद जीके जीएस के आपके 40 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप चेक करिएगा कि इन हिंदी के क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना रहता। अगर हिंदी के 40 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर 25 रहता है तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। आने वाले समय में कुछ दिन में आपकी इतनी मजबूत प्रैक्टिस हो जाएगी कि 40/40 का आप सभी का स्कोर आएगा। तो आप अभी देखिए 40 में से 25 करने की कोशिश करिए हर हालत में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अगर किसी वाक्य या किसी शब्द के साथ अच्छा आ रहा है तो पुल्लिंग और अच्छी आ रहा है तो स्त्रीलिंग। विवाद अच्छा है तो पुल्लिंग मतलब पुल्लिंग आ जाएगा। और सार कैसा है, अच्छा है, पुल्लिंग के साथ। रूप कैसा है, अच्छा है, पुल्लिंग के साथ। लेकिन सनक कैसी है, सनक अच्छी है, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद अगर किया जाए तो ये बनेगा अभी धन आगत। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा जा रहा है तो अभी प्लस आगत, यानी कि ये आपका अभिज्ञा, यानी कि ये आपका उपसर्ग पूछा जाए तो इसमें अभी का यूज हुआ। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब कह रहा है निर्धन में कौन सी संधि है। अगर निर्धन की संधि विच्छेद की जाए तो यहाँ पर आपकी ये आपकी नी और ये आपकी धन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आएगी विसर्ग संधि। कौन सा, निर्धन शब्द में आपकी विसर्ग संधि है, ये बात आप सभी को याद रखना है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। तो वे शब्द जिन शब्द की स्टार्टिंग में संख्या आए, तो क्या इसमें संख्या आ रही है। ऑप्शन में देखिए संख्या आपको चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा एक तरीके से यहाँ पर संख्या आई, तो ये आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तुरंग शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो तुरंग की अगर बात करें तो यहाँ पर तुरंग का आपको मतलब पता होना चाहिए। तुरंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बाजी और यहाँ पर है और घोड़ा। कुल मिला के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ अगर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है। फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पुरस्कार की बात की जाए तो यहाँ पर पूरा धनकार यानी कि यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, जिनका आंसर बी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है। तो ये आपको दिख रहा है शब्द, यानी कि प्रत्यक्ष यहाँ पर होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ इसमें आपसे पूछी जा रही संधि कौन सी है। तो यहाँ पर प्रति धन अक्ष एक तरीके से ये इसका संधि विच्छेद होगा। और प्रति जहाँ पर पहला शब्द प्रति आ जाए, यानी कि पहला शब्द अगर यानी कि अगर समास पूछे तो अव्यय भाव समास, लेकिन यहाँ पर संधि पूछी गई है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी शब्द में आधा ता और या आ जाए तो हमेशा और हमेशा वहाँ पर यण संधि होंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा गुणा केस के संधि विच्छेद क्या है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और कई सारे स्टूडेंट के द्वारा ये गलत हुआ है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। गुणा केस का यहाँ पर संधि विच्छेद गुणा का प्लस ईस होता है। राइट आंसर सी के साथ। अगला कह रहा है यहाँ पर कि इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के स्क्रीन पर देखिए। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी की अगर बात की जाए तो कालिदास कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, कालिदास जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्जन का विलोम क्या होगा। तो अर्जन का अगर विलोम पूछा जाए, अर्जित अमृत नहीं, ये आपका व्ययन होता है। क्या होता है, व्ययन होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद अब आपको यहाँ पर संस्कृत की वर्तनी बतानी है कि कौन सी सही लिखी गई। तो संस्कृति आपकी कैसे लिखी जाती है, जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है सेम ऐसे आप सभी को लिखना होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप सभी लोग क्या बताओगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्विच आउट करते हैं, राइट आंसर बताने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर संस्कृति ऑप्शन नंबर बी में जैसे लिखा है वैसे आप सभी को लिखना होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। एक दूसरे के विलोम नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे आयात का विलोम निर्यात होता है
और दृश्य का अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, आमिष का सामिष होता है। यानी कि ये सामिष नहीं होता है, बल्कि आमिष की विलोम की बात करें तो ये आपका निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष। तो यहाँ पर गलत आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर फल का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है, बताइए। तो फल का पर्यायवाची आप सभी को बताना है फरेब, परिणाम, फणी या फिराक। तो यहाँ पर परिणाम यानी कि अच्छा काम करोगे अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की अगर बात की जाए, सूर्योदय, नीला, विगत, नहीं, ये धीरे धीरे यानी चलना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी और क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। कह रहा गुलाब सुंदर फूल है, इस वाक्य में गुलाब क्या है। तो यहाँ पर गुलाब क्या है ये बताना है। तो गुलाब की अगर बात करें तो गुलाब है क्या, गुलाब की तरह और कोई नहीं है। अगर पूछा जाता कि फूल क्या है तो मैं बता देता जातिवाचक, लेकिन गुलाब का नाम आ गया तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक लगा दूंगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर नदी शब्द आ जाता तो जातिवाचक हो जाता, लेकिन वहां पर किसी का नाम आ जाता तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है तुम यह काम मत करो, आपको यहाँ पर बताना है ये कैसा वाक्य है। तो इसमें एक मनाद की जा रही, यानी कि ये काम तुमको नहीं करना है, यानी रोका जा रहा है। तो ये क्या होगा, तो तुम ये काम मत करो, यानी कि ये एक तरीके से आज्ञा दी जा रही है आपसे। तो यहाँ पर ये तुम ये काम मत करिए, तो ये एक आज्ञा दी जा रही है। क्या दी जा रही, आज्ञा दी जा रही। तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द के बारे में आपको बताना है अंगना, चांद, आंख, अंक। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध इसमें से लग रहा है। इस बात आपको, यानी कि अंगना ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसमें चंद्रमुंदी और इसमें भी, लेकिन अंक शब्द यहाँ पर ऐसे ही लिखा जाता है। जब ऐसे ही लिखा जाता तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है मैं चलती थी, इसमें मैं का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप वाकई में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी को तैयारी अपनी तगड़ी करनी चाहिए। आपको हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही इजी मेथड से यहाँ पर मजबूत करना होगा। हिंदी के सेक्शन में 40 क्वेश्चन करना होगा, तो इतनी तैयारी आपको मजबूत होना चाहिए कि आपके स्कोर जो आए हिंदी का 40/40, यानी कि जितना आप कर सकते हैं उतना तो कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जीके में आप 40/40 नहीं कर सकते, हिंदी में कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुए थे उसमें लोगों ने किया था। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पर उसमें कुछ नहीं 37 से 38 सवाल तो आप रीजनिंग के सेक्शन में कर सकते हो, इतने आपको मजबूत करना है। उसके अलावा मैथ और जीएस की तैयारी भी आपकी बहुत स्ट्रांग होती जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 40 क्वेश्चन देखेंगे और उसमें टारगेट आपको 25 का बताया, 25 सवाल करने की पूरी कोशिश करिए। इस सवाल की बात की जाए तो यहाँ पर मैं चलती थी, अगर मैं का बहुवचन बनाएंगे तो हम हो जाएगा और हम आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कि से किस विभक्ति का बोधक है। तो अलगाव, यानी कि यहाँ पर अलगाव से हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान विभक्ति का बोधक चिन्ह है, राइट आंसर डी के साथ। कह रहा आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना भूल गया कि 40 क्वेश्चन यहाँ पर नहीं हुए थे, ये लगभग 25 क्वेश्चन रहे थे, और यानी कि 23 अब आपके सामने जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। तो जीके जीएस के अब हम लोग 100 के आसपास क्वेश्चंस देखेंगे, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी को वॉच करना है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कह रहा कौन सा सामग्री आवश्यकता योजना का जो है आउटपुट है। तो यहाँ पर बात चल रही है नियोजित आदेश अनुसूची, ये सामग्री आवश्यकता योजना का आउटपुट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये परीक्षा वाले क्वेश्चन है। कह रहा किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं। तो ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है आप सभी को बताना है। अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है, अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है, ये बात आप सभी को याद रखना। उसके बाद यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, तो जो उद्योग होते हैं ये माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं। तो आर्थिक सिद्धांत से संबंधित यानी कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस है, और यहाँ पर जॉन मेनार्ड और नील्स
हेनरिस डेविड बोर नहीं है, तो यही जब नहीं है तो राइट आंसर हो जाता है। कह रहा वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देते हैं उनको क्या कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे जो आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र यानी कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। आज हम मूल विधि का सेशन भी करवाएंगे, सेट सॉल्व कराएंगे, तो आप सभी को आपको देख लेना है। यानी कि यहाँ पर नॉमिनी पार्टनर यानी कि नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कह रहा है कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है, तो ये आपका कुल लागत के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद उत्पाद की प्रति यूनिट के कुल लागत के नाम को किस नाम से जानी जाती है, तो उत्पाद की प्रति यूनिट कुल लागत यानी कि औसत लागत के नाम से जानी जाती है। औसत लागत आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो एनडीसी का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछे तो नेशनल डिफेंस काउंसिल नहीं, नेशनल डेवलपमेंट जो है इसका काउंसिल यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राइट आंसर बी के साथ। भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। मोरारजी देसाई आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है एनडीपी का, तो नेट डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट या प्राइस, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आना चाहिए यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद कह रहा है कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है जो सक्रिय हैं, तो यहाँ पर सेबी की बात चल रही यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय यानी यहाँ पर आपके जो भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी जो है निवेशकों का प्रमुख नियामक है। उसके बाद कह रहा बैंक दर यानी कि बैंक रेट शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि गैर अनुसूचित बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर नहीं, निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा ये भी नहीं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के द्वारा नहीं, ये केंद्रीय बैंक द्वारा। केंद्रीय बैंक यानी केंद्रीय बैंक आ जाए वो आपको पढ़ना है। केंद्रीय बैंक ये आपकी दर्ज की जाती है, रेट होती है जिसमें वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर होती है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं है। जनता के लिए बैंकर का कार्य करना, सरकार के लिए यहाँ पर बैंकर का कार्य करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अंतिम विकल्प के रूप में ऋणदाता है, बिल्कुल सही। मुद्रा जारी करने वाला बैंक, बिल्कुल सही। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं है। जब नहीं है तो यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारतीय स्टेट बैंक की अगर बात की जाए स्थापना जब आपसे पूछे तो आप सभी को क्या बताना है किस सन में हुई थी, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई बताइए। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ लगाओगे देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। देखिए वैसे अगर यहाँ पर सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, तो ये वैसे तो 1955 में हुई, लेकिन 1955 अगर ऑप्शन में ना दिखे तो आप किसका चयन करेंगे, 1806। क्या लगाएंगे, 1806, यानी कि 1806। ये बात आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय किस बैंक के गठन के रूप में किया गया था, तो यहाँ पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था, तो किस बैंक की बात चल रही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा, फटाफट आप सभी लोग बता दीजिए। तो यहाँ पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं, कौन सा अंग नहीं, ये आपसे यहाँ पर कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें जीएसटी, अगर यानी कि जीएसटी नकदी आरक्षित अनुपात है, सांविधिक तरलता अनुपात है, बैंक दर है, यानी कि जीएसटी कुल मिलाकर के अंग नहीं है। जब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, तो वाणिज्यिक बैंक की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक है, यानी कि आरबीआई आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो वस्तु और सेवा कर, यानी कि यहाँ पर इसकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत, यानी कि यहाँ पर उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? तो उच्चतम प्रतिशत स्लैब ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सबसे अधिकतम की जब हम लोग बात करते हैं, तो अब अगर बात करें यहाँ पर सितंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ पर 40% सबसे हाईएस्ट, कितनी? यानी आपका जवाब यहाँ पर कहीं पर 40%, यानी कि ऐसे करके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ 0%, 5%, 18%, ये आपके 40% ये शामिल की गई हैं नई जीएसटी रेट में। कह रहा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, फटाफट बताने की कोशिश करिए। और साथियों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो का तुरंत आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट सेक्शन में सभी क्वेश्चन के राइट आंसर, अपना स्कोर कार्ड और कहाँ से आप सभी लोग देख रहे हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 जुलाई 2017 में हुई थी। उसके बाद कह रहा प्रथम बार सेवा कर अगर जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में सीजीएसटी, यानी कि अगर पूछा जाए जीएसटी अगला क्वेश्चन, जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि एसजीएसटी की पूर्ण रूप आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पर स्टेचुरी गुड्स एवं सर्विस टैक्स नहीं, स्पेचुअल भी नहीं, ये आपका सिस्टमेटिक नहीं, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपकी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एसजीएसटी का। कह रहा भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? तो भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन 1872 में हुआ था। आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ किसको उठाना पड़ता है? तो किसे उठाना पड़ता है? तो ये आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ किसे उठाना पड़ता है? तो ये उपभोक्ता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप सभी को इसी क्लास में तैयार करते जाइए, क्योंकि हो सकता हो ये क्लास आप सभी को दोबारा न देखने को मिले और जो आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये सवाल। तो यहाँ पर जीएसटी अगर बात की जाए, अगर यहाँ पर अगला देखिए आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर 52 नंबर का क्वेश्चन, कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर निष्पक्षता का सिद्धांत आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? वो फ्रांस था, जिसने जीएसटी लागू की गई थी, जिसमें 1954 में लागू की गई थी। यहाँ पर कह रहा है भारत में सामान और सेवा कर कब शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया था, वही जीएसटी जब शुरू हुई थी तो 1 जुलाई 2017 से शुरू की गई थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर क्वेश्चन कहे जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, 940 थी। 940 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पहला भारत है। राइट आंसर डी के साथ। उसके बाद कह रहा है जनसंख्या वृद्धि, यानी कि यहाँ पर के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर माल्थस इनका नाम है, और इन्होंने जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को विकसित किया। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था, ये आपको बताना है। तो जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त को शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। तो यहाँ पर आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त को शुरू किया गया था। तो सन आपसे पूछ रहा है,
तो सन आप सभी को ध्यान रखना है 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुआ था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। उस कार्यक्रम का नाम क्या, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बोझ बनी परिसंपत्तियों की समस्या का हल निकालना है। तो आपके सवाल का जवाब यहाँ पर सशक्त, यानी कि उस कार्यक्रम का नाम सशक्त कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बोझ बनी परिसंपत्तियों की समस्या का हल निकालना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये कभी स्टार्ट की गई थी, आपको याद रखना है जुलाई 2014 में स्टार्ट की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पर क्या शुरू किया गया था, तो आपको याद रखना है यहाँ पर स्वच्छ जलधारा योजना स्टार्ट हुई थी, जो कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आयुष्मान भारत योजना के बारे में 3 कथन सही होंगे, उसके बारे में आपको बताना है। आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, बिल्कुल सही बात है। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया, ऐसा गलत है। इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख वार्षिक जो है कवरेज का निर्धारण लाभ प्राप्त होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना में शामिल भी किया गया, ये बात भी सही। यानी कि कौन बात सही नहीं है, मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर बी वाली बात सही नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो यहाँ पर इस योजना का नाम स्वच्छ भारत अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा एकल महिला पेंशन योजना स्टार्ट करने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात, तेलंगाना। तो यहाँ पर आपका तेलंगाना जो था पहला भारतीय राज्य था। अगला देखिए, कह रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। NRDWP का फुल फॉर्म नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, राइट आंसर ए के साथ। उस योजना का नाम बताइए जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर LED बल्ब प्रदान करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें हैं उजाला योजना की, तो उजाला योजना आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फॉर्म, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। यहाँ पर फंड होगा, यानी कि मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आप सभी लोग हिंदी में कहोगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, जिनका है बिल्कुल सही है। कह रहा विश्व व्यापार संगठन का गठन जनवरी 1995 में किया गया था। तो यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन का गठन किसके तहत किया गया था? किसके तहत किया गया था 1 जनवरी 1995 को? तो यहाँ पर मराकेश समझौते के तहत किया गया था, जो कि आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। कह रहा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक कंपनी है। तो ये एक कैसी कंपनी है? ये एक महारत्न कंपनी है, और यहाँ महारत्न कंपनी होने के नाते इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, आप सभी लोग इतने क्वेश्चन देखिए तो बहुत अधिक तो क्वेश्चन आप सभी को नहीं करवा पाए, लेकिन आपके यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हुए इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और उसके अलावा अगर आप UPSI एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इन सारे सेशन को सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले सारे के सारे सेशन वॉच करिए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करिए। तो हम सभी लोग मिलेंगे आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।